नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों। मैंने आज आपसे बात करने का अनुरोध किया था कि कुछ बातें मैंने पिछले वक्तव्य में आप लोगों से कही थी कि भारत सरकार में ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका कोई प्रतिशत नहीं आरक्षण में, स्वच्छकार समाज का। और सफाई कर्मचारियों के लिए जो मैंने बात कही थी, रहस्य खोला था कि उसमें भी स्नातक, परिस्नातक, MBA, PhD, PTech, MTech तमाम बच्चे हमारे पढ़े लिखे थे। अब आप सोचेंगे कि जब वो इतना पढ़े लिखे थे तो सफाई कर्मचारी कैसे थे। अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, बच्चा तो पढ़ रहा था, घर में कोई आय का साधन नहीं था, तो उसको पिता की नौकरी करनी पड़ी परिवार चलाने के लिए, तो उसको नियुक्ति तो दे दी गई। लेकिन ये कहा गया कि चूंकि आपके पिताजी जिस संवर्ग के थे उसी संवर्ग में रखा जाएगा, उसके ऊपर नहीं रखा जाएगा। रख लिया गया। उस समय उस परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो तत्कालीन उसको नौकरी चाहिए थी परिवार चलाने के लिए। और इस तरह तमाम हमारे देश में तमाम उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी लोग सफाई कर्मचारी थे, उनका नहीं पता होता। तो दोनों बातें मैंने पिछले वक्तव्य में आपके संज्ञान में लाए थे। खासकर युवा पीढ़ी के लिए कि उनको जानकारी होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ जब हमको मिला नहीं तो किसको मिला, उच्च श्रेणी के पदों पर। आज मैंने स्थायीकरण प्रभावी हो विषय पर बात करने के लिए आपके सामने हूं। मैं बताना ही चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस समय नियमित सफाई कर्मचारियों की संख्या 10% से ज़्यादा नहीं है। या तो लोग रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, या लोग हमारे उस दुनिया में नहीं है, और जो है वो बहुत थोड़े बचे। पूरे प्रदेश में आउटसोर्सिंग पे लोग हैं, संविदा पे हैं। अब विडंबना देखिए, क्या 20 साल 24 साल हो गए संविदा को, नियमित नहीं हुए और आउटसोर्सिंग। तो आज यूनियन का कोई औचित्य मेरे समझ में नहीं आता कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो ठेकेदार के कर्मचारी, और ठेकेदार शासन प्रशासन का व्यक्ति है। तो क्या आउटसोर्सिंग की हड़ताल हम करने की स्थिति में हैं? क्या आउटसोर्सिंग के लोग हमारे कहने से हड़ताल पे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, इस डर से कि अगर हमने यूनियन वालों की बात सुन ली तो ठेकेदार हमको नौकरी से निकाल देगा, और ठेकेदार इस डर से उनको हड़ताल पे जाने से रोक देगा कि अगर हमने हड़ताल पे जाने से रोक दिया तो मेरा ठेका निरस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दबाव सरकार पे नहीं बनेगा। और ये ट्रेंड हम 40 साल से हम लोग कर रहे हैं कि पहले किसी जिले में इकट्ठे हो गए 15-20 जिलों के लोग, और सब लोगों ने अपने अपने जनपद वाइज विचार रखे। उसके बाद लखनऊ में आए, कभी 500 का, कभी 1000 का, कभी 2000 का, कभी 150 का धरना प्रदर्शन किया, और ज्ञापन दे के एक अधिकारी भेज दिया जाता प्रशासन की तरफ से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनको ज्ञापन दिया और अपने अपने घर लौट आए।
वक्त के साथ, जमाने के साथ हमको आपको भी बदलने की जरूरत है। पहले मोबाइल नहीं था, केवल वायरलेस था पुलिस विभाग के पास। आज घर घर मोबाइल है, हर सेवा में मोबाइल है, चाहे छोटा व्यापारी हो, आम नागरिक हो, किसी संवर्ग के लोग हों, आम जरूरत बन गई मोबाइल। लैपटॉप आ गया, इंटरनेट आ गया, एआई का जमाना आ गया। तो आज हमको भी आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी जो है स्थायीकरण वाली, जब तक इसका हल नहीं होगी तब तक कोई समस्या का समाधान संभव साथियों नहीं है। क्योंकि चाहे सपा की सरकार हो, 2 बार सपा की सरकार रही, 2003 से 4 से, फिर 2 बार, ये 9 साल हमारी भाजपा की सरकार को हो गए, और 2006 से 2012 तक बसपा की सरकार थी। लेकिन ये संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी जैसे पहले थे वैसे आज भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को वर्तमान समय में, जो बाबा आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने 4 दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई, और उसमें एक विषय ये भी था कि आउटसोर्सिंग बोर्ड बना दिया उन्होंने, कि वो न्यूनतम वेतन तय करेंगे और इसी सप्ताह में न्यूनतम वेतन घोषित हो जाएगा। निश्चित तौर पर 4-6 हज़ार रुपया वेतन हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ सकता है या बढ़ जाएगा, लेकिन यह इलाज नहीं हुआ। ये फौरी राहत है, क्योंकि हमारे जानकारी में है, सामाजिक तौर पर भी और निजी जानकारी भी है, कि तमाम हमारे संविदा कर्मचारी चूंकि सड़कों पे काम करते हैं, तमाम प्राइवेट निजी वाहन, सरकारी वाहन तेज रफ्तार में जब सुबह फर्राटा भरते हैं, तो सड़कों पे काम करते हुए हमारे बहुत से कर्मचारी दुर्घटना में घायल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, या कुछ लोग कम वेतन में अस्वस्थ रहे और कम वेतन में इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। तो ऐसे लोगों की पत्नी, उनके बच्चे आज तक मृतक आश्रित के रूप में भर्ती नहीं हो पाए, क्योंकि संविदा में नियम नहीं है। मृतक आश्रित की नियुक्ति में नियम ये है कि कर्मचारी स्थायी होना चाहिए। इसलिए आज के विषय में मैंने दिया स्थायीकरण प्रभावी हो। तो अगर आउटसोर्सिंग का 2-4 हज़ार बढ़ भी जाएगा, तो इतना गंदा काम ये करते हैं, इतना कम वेतन इनको मिलता है कि तमाम बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते, और नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है, क्योंकि इनकी पीड़ा को कोई समझना नहीं चाहता। अभी 5 साल पहले जब कोरोना आया देश में, बीमारी तो पूरी दुनिया में आई, लेकिन जब भारत में आई तो 3 श्रेणी के लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की। वो हमारे डॉक्टर लोग हैं, उनका पैरामेडिकल स्टाफ है, विभिन्न संवर्ग के पुलिस के लोग हैं, और सफाई कर्मचारी हैं। याद कीजिए वो मंजर कि भाई भाई को नहीं छू सकता था, भाई पिता को नहीं छू सकता था, भाई बहन को छू नहीं सकता था। अगर किसी हमारे नागरिक की मृत्यु हो गई अस्पताल में, घर में, तो सरकारी टीम आती थी, वो सीज करती थी बॉडी को, और हमारे सफाई कर्मचारी उनको ले जाकर विद्युत सौदागृह में अग्नि देते थे, बिजली में, वहां दाह संस्कार ये लोग करते थे।
सफाई कर्मचारी। इन तीनों संवर्गों में केवल सफाई कर्मचारी बॉडी ले जाता था, क्योंकि घर वालों को छूने नहीं दिया जाता था। सख्त हिदायत थी शासन प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और डॉक्टर लोगों की, पैरामेडिकल स्टाफ की। सैकड़ों लोग हमारे, और अगर देश स्तर की बात करें तो हजारों लोग हमारे ग्रसित हुए, और बहुत से लोग दुनिया में भी नहीं रहे। तमाम हमारे डॉक्टर भी इस सबकी सेवा करते करते तमाम ग्रसित हो गए। मेरे व्यक्तिगत जानकारी में है, और उस समय न्यूज में भी आता था। तमाम जनपदों के हाल आते थे कि वहाँ डॉक्टर इलाज करते करते खुद संक्रमित हो गए। बड़े बड़े डॉक्टर कोरोना में हमारे चले गए। तो इनकी सेवाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, और गंदगी, लोग गंदगी फेंकते हैं, गंदगी करते हैं और साफ करते हैं सफाई कर्मचारी। तो कूड़ा तो, सफाई तो एक दिन होती नहीं कि महीने में एक दिन कर लिया, ये सप्ताह में एक दिन कर लिया। ये नियमित प्रकृति का काम है, रोज का काम है। रोज लोग पूरा सामान खाना खाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे और डस्टिंग होगी, फेंकेंगे डस्ट को, और जब फेंकेंगे तो नियमित काम हो गया। तो जब काम नियमित है, काम रोज का है, तो नियमित काम का नियमित वेतन क्यों नहीं? नियमित काम का नियमितीकरण क्यों नहीं? ये श्रम के लोग, श्रम विभाग के लोग या नगर विकास विभाग के लोग ये जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम ये करते हैं, तो इनको तो विशेष अवसर देने की जरूरत है। मैं भी उस विषय पे नहीं आऊंगा, उसके बारे में आगे से बात करूंगा। जो संघ लोक सेवा आयोग है, जहां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का जन्म होता है, पीसीएस संवर्ग उत्तर प्रदेश पीपीएस। आज मैं बात केवल कर रहा हूं सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में। मैंने तीनों सरकारों का जिक्र किया कि इन लोगों को नियमित नहीं किया गया, और ये भी बताया कि आज वो दौर नहीं आ सकता, क्योंकि आज के दौर में त्याग, तपस्या और संघर्ष का जब तक जज्बा नहीं होगा, हम सफल नहीं होंगे। और उसका उदाहरण मैं बैठा हूं आपके सामने। समाजवादी पार्टी में मैं राष्ट्र स्तर के पद पे था, बड़े बड़े निर्णय लेता था, पार्टी का चुनाव अधिकारी भी था, फ्रंटल संगठनों का प्रभारी भी था। 4-4 संगठन थे, मैं जिले जिले में जाके बनाता था लोगों को। 20 साल का मेरा वो समय रहा कि मैं, अपने बच्चों ने हमारे कब इंटर कर लिया, कब उच्च शिक्षित हो गए, मुझे नहीं जानकारी है। समाज के लिए भी दौड़ता था और पार्टी के लिए भी दौड़ता था। लेकिन जब 1 लाख सफाई कर्मचारियों की घोषणा होने के बाद भर्ती जब नहीं की गई, ये अलग बात है, उसमें पार्टी नेतृत्व का हाथ नहीं था, लेकिन वो वादा खिलाफी हुई। पूरे प्रदेश में एक हर्ष की लहर दौड़ गई थी, घर घर में खुशियां फैल गई थी कि 1 लाख सफाई कर्मचारी, मैंने कहा था 1 लाख नहीं, 1 लाख परिवार का भला हो गया। और नियमित कर्मचारी, स्वच्छकार पेशे के लोगों को भर्ती करने की घोषणा हो गई। लेकिन जब वो घोषणा ये हो गया कि नहीं भर्ती किए जाएंगे, तो विवश होकर मैंने पूरे प्रदेश में हड़ताल का ऐलान कर दिया, और पूरे प्रदेश में हड़ताल हो गई। लखनऊ में तो बहुत विचित्र हुई थी, वो मैं पिछली बार बता चुका। और मुझे आज तक समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने निकाला नहीं है, न पार्टी नेतृत्व ने निकाला, न एक बयान दिया, एक बयान नहीं आया।
हमारे खिलाफ। लेकिन मैं स्वयं सख्त प्रशासक रहा हूं। मैं श्रमिकों के पीड़ा को समझता हूं। मैं राज्य सरकार में भी श्रम सलाहकार था, राष्ट्रीय आयोग में जाने से पहले, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का भी श्रम सलाहकार था। उस समय राष्ट्रपति शासन लग गया था। आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी थे राज्यपाल उत्तर प्रदेश के महामहिम। मैंने चूड़ी के क्षेत्र में, फिरोजाबाद में, झारखंड और मध्य प्रदेश के जंगलों में तेंदूपत्ता, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, कि बीड़ी में बनाते बनाते तपेदिक टीबी हो जाती थी श्रमिकों को, उनके बीच में रहकर मैंने काम किया है। इसी प्रकार पूरे दुनिया में मशहूर है लखनऊ का चिकन, बनारस में बनारस की बनारसी साड़ी, पुराने लखनऊ में और पुरानी जगहों पर आज भी, अब तो नहीं, बंद हो गया, चांदी का वर्क जो मिठाई पे लगाते थे। चाइनीज झालर आने से पहले जो दीपावली और तीज त्योहार में हिंदू मुसलमान भाई हमारे छतों पे और अपने बरामदे में लाइट लगाते थे, जब चाइनीज झालर आई, क्योंकि वो 30 रुपए की 100 मिलने लगी, और ये झालर जो हमारे यहाँ बनती थी ये 90 रुपए की 100 मिलती थी। 15 लाख लोग पूरे देश में बेरोजगार हो गए थे। चिकन के कारीगर, यद्यपि आज भी बहुत लोग हैं, पूरा दिन काम करते हैं, 150 से 450 रुपया मात्र मजदूरी मिलती है। मुझे कोई बताए 150 में और 450 में कोई अपना परिवार पाल लेगा? चांदी का वर्क एक एक छल्ले को पीटने में, एक एक हजार बार पीटने पर तब एक चांदी की बरक बनती थी जो मिठाई पे लगाई जाती थी। बनारसी साड़ी वाले, उनके हाथ छलनी हो जाते थे, इतना बारीक काम करते थे। आज काजीवरम और सिल्क की साड़ियों की बारात में आज बनारसी साड़ी कहीं भी दिखती है? गुजरात चले जाइए, वहां पर गुजरात के विभिन्न शहरों में हीरे की तलाशी का काम होता है। जरा देख के आइए उनकी दशा। वो जिनके लिए काम करते हैं वो तो ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है, करोड़ों खरबों अरबों के लोग हैं, लेकिन जो काम करते हैं उनके नाखून सड़ जाते हैं, उंगलियां सड़ जाती हैं। और जब एक बार आदमी की उंगलियां सड़ जाती हैं तो उस आदमी को क्या कोई काम देगा? हम स्वयं होंगे तो हम नहीं देंगे कि अब जब तुम्हारा हाथ खराब है तुम क्या कर पाओगे हमारा काम? उसी तरह फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में भी बहुत सी विषमताएं थीं, जिसको मैंने बहुत पहले दूरदर्शन पे और आकाशवाणी लखनऊ में इंटरव्यू में उसको, उस रहस्य को खोला था। उसका भी हड़कंप मचा था। मैं गुजरात के एक विद्यालय था, वहां आईएएस लोगों को मैंने प्रशिक्षण जब देने गया तो मैंने उनको जब एक बात बताई तो सब एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जो पानी होता है पीने का, जो नाले से निकलता है, नदी से निकलता है, एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसका जल शोधन होता है, और जो पीने लायक बनता है हमारे घर में आता है, और जब कोई उसमें बाथरूम जाता है, फ्लश जाता है, तो एक बटन दबाता है। अब तो पहले जंजीर थी, अब एक बटन दबाता है और सारा मलबा अंदर चला जाता है। 5 से 7 लीटर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का दोहन होता था। उस पानी को इतना जल शोधन होने के बाद, इतना शुद्ध होने के बाद, वो फिर 7 लीटर पानी फिर सीवर में चला जाता था।
करोड़ों अरबों रुपए का उसमें व्यय होता था। इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। जब मैंने इस रहस्य को खोला, मैंने कहा कि जिस तरह स्कूटर और मोटरसाइकिल में एक गवर्नर होता है पुर्जा, कि उसको लगा दीजिए तो चाहे जितनी आप स्पीड एक्सीलेटर की ले लें, वो 40 या 45 या 50 जितना आप सेट कर देंगे उतनी गाड़ी चलेगी। तो मैंने कहा कि इसमें इस सिस्टम में चेंज लाइए कि जो 5-7 लीटर पानी हमारा पीने का पानी खराब हो रहा है, उस बटन में इतना प्रेशर लाइए, ऐसी तकनीक इजाद कीजिए कि 2 लीटर में वो फ्लश हो जाए गंदगी, और 5 लीटर पानी अगर एक व्यक्ति से बचा, तो अगर एक घर में 5 लोगों का परिवार है तो 25 और 2 बार गए दिन भर में तो 50, तो लाखों करोड़ों गैलन पानी की बचत होगी, जो हमारे देश में और कामों में आएगी, पीने के पानी का काम आएगी। आज वो काम हुआ, और उसके लिए मुझे कहीं से लिख के भेजा भी गया था भारत सरकार के किसी बहुत बड़े पुरस्कार जो राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। लेकिन चूंकि मेरे साथ समाज का भी ठप्पा है, पार्टी का भी ठप्पा था, तो फाइल चलने के बाद रुक गई। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता आज ये है कि मैंने जो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया, कि मैंने श्रमिकों को देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको क्या उनका फल मिलता है। आज उस काम को ये लोग करते हैं जिसको कोई करना नहीं पसंद करता, जिसके लिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि इनको प्यार की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, आर्थिक मजबूती लाने की जरूरत है। और वो आर्थिक मजबूती तब आएगी जब ये स्थायी होंगे, क्योंकि ये 2000 संभवतः 2000 तक सब नियमित कर्मचारी होते थे। उसके बाद एक ऐसी बीमारी आ गई कि सीधे 60 से 70 हजार से 7 व 8 हजार पे वेतन आ गया। अब जिसके परिवार को 60 हजार मिल रहा था, वो नहीं देखा गया लोगों से कि अगर पति पत्नी नौकर है तो उनको 1,20,000 आ गया, तो निश्चित तौर पर वो उनका परिवार भी अच्छा चलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगे, और वहां से एक जनरेशन गैप होगा, पीढ़ी का नयापन, जो बदलाव, वो जब बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर ये विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, और गए भी, और आज जा भी रहे हैं। मैं जहां जहां जाता हूं देखता हूं, मुझे खुशी होती है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के ऊपर एक नई कमेटी का राज्य सरकार गठन करे। चूँकि मैंने बात कही थी, मैंने 9 मार्च 1997 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में पद की शपथ ली थी, और वहाँ ज्वाइन करने के बाद 3 दिन बाद जब मैंने वहाँ का सब अध्ययन कर लिया, तो एक ओझा साहब थे, बहुत बुजुर्ग थे, जनसत्ता अखबार के राष्ट्रीय संपादक, उनका फ़ोन आया, फ़ोन हमको दिया गया, वो कहा गया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो जब मुझे पता चला बहुत बुजुर्ग हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास स्वयं आऊँगा, और मैं गया। तो उन्होंने कहा कि आप पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी सरकारी पंचायत, जिसमें केवल 3 सदस्य हैं, उसमें आप नियुक्त हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े राज्य भी आपको आवंटित हुए हैं।
कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि मुझको तो बाद में बताया गया, पहले तो मुझसे कुछ और बातें बताई गई थी, लेकिन जब यहां आया तो यहां वेतन तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हवाई जहाज से पूरे देश में कहीं भी कितना भी जाना हो, जाने की सुविधा है, ट्रेन से, कार से, क्योंकि पूरे देश के किसी भी राज्य में हम लोगों को राज्य अतिथि, स्टेट गेस्ट का दर्जा था कि रहना, खाना, सुरक्षा, 8-8, 10-10 गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे चलती थी पूरे देश में, ऐसी भी स्थितियां रही। लेकिन हमारे लिए तो बड़ी सुविधा है, लेकिन जिनके लिए भेजे गए थे, जिनके लिए कुछ काम करने का अवसर मिलेगा, तो वहां पर कुछ लोगों ने, जिसको मैं एक शब्द कहता हूं तकनीकी, वो गड़बड़ कर दिया। ये मैंने इंटरव्यू में कहा है ओझा साहब से। तो मैंने कहा कि जितने भी आयोग हैं भारत सरकार में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इन सबको जुडिशियल पावर है, संवैधानिक पावर है, लेकिन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को संवैधानिक पावर नहीं दी। इसको गोल कर दिया धीरे से। क्यों? संवैधानिक पावर का मतलब यह होता है कि जो और 5 आयोग का मैंने उल्लेख किया, अगर किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी के साथ कोई जुल्म हुआ है, कोई उत्पीड़न हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उस अधिकारी को अगर हम 3 बार नोटिस देंगे और अगर वो नहीं आएगा तो उसको सम्मन देकर बुलाने का, और सम्मन पर भी 3 सम्मन पे नहीं आएगा तो उसको गिरफ्तार करके बुलाने का भी अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को हम किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को, सचिव को, जिलाधिकारी को, पुलिस के संवर्ग के बड़े बड़े अधिकारी को बुला सकते हैं, निर्देश भी दे सकते हैं, यथासंभव निर्देश पालन भी करते हैं। लेकिन जो बाध्यताएं और जो ताकत, जो शक्तियां इन 5 आयोगों में है, इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नहीं है। इसलिए मेरा यहां आना बिल्कुल व्यर्थ हो गया। यानी ज्वाइन करने के 4 दिन बाद वो नवभारत टाइम्स में, जनसत्ता में, और 3-4 उन्होंने, वो चूंकि पीटीआई से भी उनका कुछ संबंध था, जो भारत सरकार का प्रेस ट्रस्ट है, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो वो कई अखबारों में छपा। और 4 दिन बाद ही मेरा, चूंकि मेरे पास महाराष्ट्र भी था, मैं महाराष्ट्र में जा रहा था, तो हमारी सीट के आगे, सीट पे जो अगले के पीछे सीट हुई, तो जब मैंने उसमें पेपर लगे हुए थे, समाचार पत्र, तो मैंने निकाला तो देखा टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें मेरा इंटरव्यू, फिर देखा नवभारत टाइम्स, उसमें भी मेरा इंटरव्यू, जनसत्ता, उसमें 6 कॉलम में खबर थी कि स्वच्छकार समाज के साथ धोखा, दुर्गेश वाल्मीकि। 4 दिन बाद मैंने ये इंटरव्यू में कहा था। हालांकि इसकी भी मुझे डांट भी पड़ी, हमारे माननीय नेताजी का और हमारे दलितों के बहुत बड़े नेता माननीय आदरणीय पूजनीय रामविलास पासवान जी का फोन आया 2 दिन बाद, कहे दुर्गेश जी ये क्या कर रहे हैं आप बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं और इस तरह आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने सर गलती हो गई, मैं थोड़ा सा जज्बात में आ गया था कि ये 5 आयोगों के साथ न्याय किया गया। हमारे समाज के लिए जो आयोग, हमारे पूजनीय देश के गृह मंत्री रहे माननीय पूजनीय बूटा सिंह जी ने बहुत प्रयास करके इस आयोग को बनवाया था। तो आयोग तो उन्होंने बनवा दिया, लेकिन जिन लोगों ने गठन किया उसमें उन्होंने कुछ थोड़ी सी पुर्जे ढीले कर दिए। अगर वो पुर्जे टाइट होते तो आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो सिफारिशें हम लोगों ने संसद को पेश की थी, ये अधिकार है हम लोगों को। हम लोगों ने पूरे देश में रात दिन मेहनत की, मतलब कहाँ कहाँ, उस दिन मैं आदिवासियों की जो बात कर रहा था,
हर क्षेत्र में हम लोग गए, जमदेशपुर गए, जहाँ के बहुत बड़े हमारे मजदूरों के नेता जो मजदूरों की आवाज़ उठाते थे, शंकर गुहा नियोगी जी, स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने जब दौरा किया और जब अपनी रात दिन पूरा पूरा पन्ना, पूरा पूरा 4-4 रीम हम लोग लिखते थे, फाड़ते थे, लिखते थे, फाड़ते थे, इस तरह करके उसके बाद हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, संसद पटल के ऊपर रखी गई और रखने के बाद वो मंत्रालय की अलमारियों की शोभा बढ़ गई। नियम ये है कि संसद के पटल पे रखकर उस पर निर्णय होगा और निर्णय के बाद केंद्र सरकार उसको अमल में लाएगी और उसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा। तो क्या मतलब हुआ राष्ट्रीय आयोग बनाने का? अगर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है तो उसकी सिफारिशें अगर लागू की जाती, तो मैं सच बता रहा हूं कि सफाई कर्मचारियों के जो आंदोलन इस समय हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, सब जगह विकट रूप से, मध्य प्रदेश में, बिहार में तो आंदोलन गजब हो गया। कोई ऐसा जिला नहीं था अभी 15 दिन लगातार कि कोई ऐसा एक जिला नहीं था जहां हड़ताल ना हुई। पूरे देश में सफाई कर्मचारी जाग चुका है। तो आज अगर वो सिफारिशें लागू हो गई होती तो ये आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें स्पष्ट हम लोग की सिफारिश है, हम लोगों ने की है कि इनको नियमित पद पे ही नियुक्ति होगी, इनको बीमा में इतनी धनराशि दी जाएगी कि जिससे इनके परिवार का, जो मृत हो जाने पर इनके पूरे परिवार का पालन पोषण हो, भरण पोषण हो और इनके परिवार के आश्रित को नौकरी दी जाए। लेकिन उन सिफारिशों पर कोई गौर नहीं किया गया। हाँ, उस समय चूंकि मैं बहुत कम उम्र थी, मैं जब भी आयोग के लोगों से मिलता था, मिलता हूँ, वो लखनऊ भी आते हैं या मैं बुलाया जाता हूँ, तो मैंने क्षमा सबसे जरूर मांग ली, क्योंकि उस समय मेरी आयु भी बहुत कम थी और उपाध्यक्ष का जो चार्ज मुझको दे दिया गया, तो 6 और 7 13 राज्य हमको मिल गए, उसमें हमको ज़्यादा जाना पड़ गया। तो जब एक बार मैं मंत्रालय गया तो हमारी मंत्री जी थी, उन्होंने कहा, हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी भी थे IAS, उन्होंने कहा कि दुर्गेश जी, आप तो जहाज के नीचे पैर ही नहीं जमीन पे रखते, एक एक दिन में 4-4 जहाज बदलते हैं। तुमने कहा, बहन जी, महिला थी मंत्री हमारी, हालांकि हमारे चेयरमैन एक दो बार नहीं गए कि आप जाइए, राज्य मंत्री इस तरह के आप भी हैं। तो उन्होंने जब कहा कि आप तो जमीन में पैर नहीं रखते, तो मैंने कहा कि काम ज़्यादा है और जाना ज़्यादा जगह है, तो यही एकमात्र सहारा है हमारा। कई बार तो मुझको चार्टर्ड प्लेन से भी जाना पड़ा, चूँकि उसमें CK जाफर शरीफ साहब नागरिक उड्डयन मंत्री थे। जहाज की हड़ताल हो गई, जहाज रानी मंत्रालय की, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, तो सरकार से मुझको 2 बार जहाज और हेलीकॉप्टर भी दिए गए। लेकिन जो मैंने आपसे बताया कि वो सिफारिशें लागू नहीं हुई और जिसका परिणाम ये रहा कि आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के नाम पर बेईमानी है। इसको जब तक पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते तब तक इस आयोग का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध कर रहा हूं कि चुनाव सन्निकट है, वाल्मीकि समाज के अंधेरे को दूर कीजिए और इनको स्थायीकरण की तरफ ले जाइए कि जितने भी संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं, इससे ये तो तय हो गया कि राज्य सरकार इनसे तभी काम ले रही है कि आपके नगर को, आपके महानगर को इनकी आवश्यकता है, तभी आप इनसे काम ले रहे हैं। तो जब रोज काम ले रहे हैं तो इनकी आवश्यकता है, तो इनको आप नियमित पद पे रखिए। और जब तक ये नियमित नहीं होंगे तब तक मेरी समाज के भाइयों बहनों से अपील है कि अपने अपने जनपदों में प्रदर्शन धरना नहीं कर सकते तो बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और पंजाब से, ये इसी
बीते हुए 15 दिन का मैं हिसाब बता रहा हूं। किसी बीते हुए 15 दिन में बृहद आंदोलन 4 राज्यों में हुआ और सारी मांगे मान ली गई, मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें मान ली। तो आप लोग अपने अपने जनपद में गोष्ठियां करिए, सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, न्यूज एजेंसी वालों को, भाइयों बहनों को, सबको बुलाइए और उनको अपनी वेदना बताइए कि ये कहाँ का न्याय है कि हम लोगों को केंद्रीय वेतनमान जो 7वां था, 6ठा था, वो लागू हुआ हमारे ऊपर और उसकी सिफारिशों के हिसाब से हमको वेतन मिलता था। एक वेतन का निर्धारण होता है पे कमीशन में, वेतन आयोग में, और अचानक एक किन लोगों ने दिमाग लगा दिया कि ऐसी राय दे दी सरकारों को कि परमानेंट रखने के बजाय, नियमित रखने के बजाय एक बीमारी आ गई आउटसोर्सिंग, कि अचानक आसमान से एकदम जमीन पे आप ले आए हमारी कौम को। तो आप लोग गोष्ठियां कीजिए, समाचार पत्रों में लिखिए, भेजिए, लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र लिखिए कि हमारे समाज के साथ इतना अन्याय क्यों। जब जब देश में संकट पड़ा, हमारे लोगों ने आगे आकर देश की सेवा में कंधे से कंधा मिलाने का काम किया। लेकिन हमारे परिवार साथ ये अन्याय क्यों। इसलिए आप लोग पूरी ताकत से अपने अपने जनपदों में लगिए और सरकार से भी मांग कीजिए, और मैं भी, और जितने भी हमारे संगठन साथी चला रहे हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि एक बार जज्बा उस तरह का ले आओ मेरे साथियों। मत परवाह करो नुकसान और नफे की। मैं रहस्य खोलूंगा, 3 राज्यसभा और 1 विधान परिषद त्याग चुका हूं। सबूत है मेरे पास और सबूत रख के बोलूंगा। लेकिन उसकी तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन जब मैंने हड़ताल कर दी 2-2, 3-3, अभी 2016 में इसी लखनऊ में, जब पूरे प्रदेश के लोग आए, फैजाबाद के एनआर वाल्मीकि, हमारे लखनऊ के तमाम साथी थे, नौजवान साथी थे, हमारे जगदीश प्रसाद वाल्मीकि जी के परिवार के बच्चे, और भी तमाम हमारे देवी प्रसाद वाल्मीकि जी के बच्चे और तमाम साथी यहाँ के लखनऊ के थे, तो पूरे प्रदेश के। मैं यहाँ के इसलिए बता रहा हूँ कि जब प्रदर्शन चल रहा था, ज्ञापन देने शांतिपूर्ण जा रहे थे लोग, हम भी थे उसी में, बृहद लाठीचार्ज हुआ और लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोगों की लाठी चली। सरकार सपा की थी, 2004 में सरकार सपा की थी। और अगर आप पूरे प्रदेश के लोग मुझको जानते हैं तो समाजवादी पार्टी में वाल्मीकि समाज का नेता, मुझसे बड़ा कौन था समाजवादी पार्टी में नेता, जो राष्ट्रीय सचिव था, पार्लियामेंट्री बोर्ड में था, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ एमपी एमएलए का इंटरव्यू लेता था। उसके बावजूद भी मैंने कौम के नाम पर कुर्बान कर दिया अपने को। मुझे पार्टी ने नहीं निकाला, एक बयान किसी पार्टी के नेतृत्व का नहीं आया कि हमको निकाला जाता है। एक नेता ने अवश्य, बहुत बड़े नेता थे, वो हमारे कार्यालय में आए, विधायक निवास में, मुझे श्रम सलाहकार की हैसियत से आवंटित था। जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़े नेता, जो नंबर 2 के नेता हैं प्रदेश के, उनसे कहा कि इतनी बड़ी हड़ताल दुर्गेश ने करा दी, उसको पार्टी से निकाल दीजिए उनको। कह रहे नहीं, वो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं और अगर उनको निकालेंगे तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो पार्टी इसको नहीं निकाला। लेकिन मैं सख्त प्रशासक रहा हूं। मैं खुद प्रदेश में कहीं जाता था, अगर मैंने देखा कि पार्टी के अनुशासन में वो व्यक्ति नहीं है, चाहे कितना बड़ा नेता हो, मैंने 2-2, 3-3 राष्ट्रीय महासचिव निकलवा दिए। अखबारों में हमारा नाम भी छपा कि हमारी संस्कृति पर राष्ट्रीय महासचिव निकाले गए। ये जनपदों में लोग जानते हैं इसको, मैं खोलूंगा नहीं इस बार।
तो जब मैं दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो मैंने भी पार्टी लाइन पे तो अनुशासनहीनता का काम किया था, लेकिन मेरा स्वार्थ छुपा था कि 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने नहीं की। हालांकि पार्टी नेतृत्व का उसमें कोई दोष नहीं था, कुछ और लोग थे जिन्होंने गड़बड़ किया, लेकिन नुकसान हमारे समाज का हुआ। तो मैंने सोचा कि भले मेरे राजनीतिक कैरियर का नुकसान हो जाए, लेकिन हम कौम की लड़ाई लड़ेंगे, और हमने हड़ताल कर दी। और उसके बाद 2004 की हड़ताल, आज 2026 है, एक दिन भी मैं पार्टी ऑफिस के अंदर मैंने कदम नहीं रखा, क्योंकि अंदर से मन मेरा खुद इस बात की गवाही नहीं देता कि जब मैंने पार्टी के खिलाफ एक काम किया है तो मैं इस योग्य नहीं हूं पार्टी लाइन पर कि मैं पार्टी में सक्रिय हूं। मैं उस दिन से घर पे बैठ गया, सामाजिक सेवाओं में रहा, सक्रिय रहा, प्रदेश में जाता रहा, आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, गोष्ठियां भी की। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक कि हम त्याग, तपस्या और संघर्ष, क्योंकि संघर्ष से पहचान बनती। मैं बात नहीं कहता हूं, मैंने कभी अपने बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, लेकिन आज मैं देखता हूं केवल हम अपनी राजनीति फोटो खिंचाने तक रख लिए। अरे मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खाली फोटो खिंचा लेने से हम नेता नहीं बन जाएंगे। कौम का अगर नेता बनना है तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, समाज को दिखना चाहिए क्या खोया क्या पाया। और हमारे पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल वाल्मीकि जी, एटा के डोरीलाल वाल्मीकि, बाबूलाल मैसी साहब अलीगढ़, गेहरा साहब हमारे मेरठ, राम स्वरूप सदेव साहब नैनीताल, अशोक प्रेमी साहब बरेली, और तमाम बहुत नेता रहे, रघन लाल सहदेव जी मुरादाबाद, डिप्टी सिंह वाल्मीकि आगरा, शुक्लाबाद, तमाम नेता, ये लोग अभी आप पता कीजिएगा, बताएंगे। हमारे पिताजी भाषण जब देते थे तो कहते थे कि फल खाए जिस वृक्ष के गंदे कीने पाक। फल खाए जिस वृक्ष के, कि जिस पेड़ के हम फल खा रहे हैं, गिर जाते हैं, तोड़ लेते हैं, गंदे हो जाते हैं, साफ करते हैं, खाते हैं। फल खाए जिस वृक्ष के गंदे कीने पाक, फर्ज हमारा यही है चले तुम्हारे साथ। अरे जिनकी दुआओं से हम पल रहे हैं, जिनकी दुआओं से हम बढ़ रहे हैं, कोई सरकार हो, हम समाज के अगर वफादार रहेंगे, ईश्वर मेरे प्रति भी वफादार रहेगा, वो हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फोटो खिंचा लेने से हम सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बन जाएंगे। बहुत से यूपी में मंत्री बने, विधायक बने, आज उनको कोई जानता नहीं। अगर वो एक बयान दे दे, उनको 100 व्यूवर्स ढूंढने में लाले लग जाएंगे, कुछ किया नहीं। और मैं बता रहा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं विधायक निवास में अपने बैठा था, दारुल सफा में 10-12 लोगों की भीड़ थी, हम लोग चाय पी रहे थे। उतने में एक सज्जन आए, मैं टेक लगाया था गांव तकिए पे और सब बैठे थे, सफारी सूट पहने था। तो सज्जन आए तो उन्होंने कहा दुर्गेश जी कौन है? मैंने कहा ये क्या काम है? कहने उन्हीं से काम है। तो मैंने बैठाला, बुजुर्ग थे हमसे, कहले मैं रामचंद्र वाल्मीकि मेरठ से दोघट नगर पालिका का चेयरमैन हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको एमएलसी बनाया है और दुर्गेश जी से मुझे कुछ काम है। तो मैंने कहा मैं ही हूँ दुर्गेश वाल्मीकि, मेरा पहला परिचय था। उन्होंने अवश्य अपने साथियों से, परिवार के लोगों से बात चर्चा की होगी। मैंने बैठाला, तुरंत चाय और समोसा नीचे से मिलता था, बहुत बढ़िया, हमारे शर्मा होटल का। वो हमने उनको, शर्मा होटल को याद है कि पूरा प्रदेश हम आता था तो चाय पीता है, वहाँ समोसा खिलाते हैं।
तो मैंने बैठाला, तो मैंने मैं हूँ। कहने अरे आप हैं? मैं तो समझा था कोई 70-80 साल का होगा व्यक्ति, इतना नाम आपका। हमने क्या हो गया? कहने आपने अभी 6 महीने पहले तो हड़ताल रैली की है 2 लाख लोगों की। मैंने जी। कहना आपने दौरा भी किया? मैंने हाँ, मैं लखनऊ छोड़ दिया था मैंने परिवार को और गाड़ी लेके निकल पड़ा था। 6 महीने बाद 18 मार्च को रैली थी, 16 मार्च को मैं लखनऊ आया हूँ और फिर रैली की, मुख्यमंत्री आए और जो जो चाहता था सब मंच पे मैंने, एक तरफ वो भाषण दे रहे थे, एक तरफ माइक मेरे हाथ में था, सवाल मैं करता था, जवाब वो देते थे। इसके मेरे पास वीडियोग्राफी है, सारी बातें मान ली गई। कहन उससे फायदा हम लोगों का हो गया। हमने कहा क्या? कहन मैं तो छोटी सी नगर पालिका का चेयरमैन हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय कल्याण सिंह साहब ने हमको किसी बड़े नेता को भेज के बुलवाया और फिर कहा जाइए आप, पार्टी आपको एमएलसी बनाने जा रही। लखनऊ पहुंची तो हमने तुरंत उनको बधाई दी। फिर उन्होंने एक समस्या भी मुझसे बताई, 2 लोगों की वोट की। तो हमने कहा वो भी हम देखेंगे। वो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में और सेकंड प्रेफरेंस में, ये जो हमारे एमपी एमएलए सांसद हैं वो उस भाषा को समझ रहे हैं, वो मैंने वो व्यवस्था कराई। और जब तक उनका जीवन रहा, जीवन पर्यंत मंत्री भी जब 2 बार रहे, तो उन्होंने जब भी लखनऊ आते थे मुझको फ़ोन अवश्य करते थे और हमारे परिवार का हाल लेते थे। तो मैं कहता था बाबूजी आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, क्योंकि मुझसे उम्र बहुत बड़े थे, बहुत शिक्षित थे और बहुत योग्य थे, बहुत सीधे सच्चे आदमी थे। उनकी बड़ी बहन श्यामवती वाल्मीकि जी, वो तो अभी तक हमारे घर आना जाना रुकना हमारे यहाँ था उनका। ये बात उनके परिवार के लोग भी जानते हैं। एक बड़ा संकट भी पड़ा था जब मैं भारत सरकार में था। रात में हमारे यहाँ हम लोग आ गए, पुलिस का छापा पड़ा था और वहाँ के डीएम हमारे बहुत पूजनीय, बहुत निकटतम मित्र कहें, भाई कहें, बड़े संजय अग्रवाल जी थे। क्योंकि वो लखनऊ के हमारे डीएम भी रहे थे, तो हमारे बहुत पुराने पारिवारिक संबंध थे। तो उनसे भी मैंने बहुत मदद ली थी उनके मामले में, उनके परिवार के मामले में। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अभी चर्चा मैं खोलूंगा तो बहुत नाम आएंगे। तो पूरे प्रदेश में हम यूनियन बना के नेता नहीं बन जाएंगे, राष्ट्रीय दल संगठन बना लिया अध्यक्ष नहीं हो जाएंगे। जज्बा पैदा कीजिए अपने में भी और समाज को, लोगों को जगाइए। और जब जागेंगे तो हम ये भी जानते हैं कि आप इतने आंसर लोग हो, इतने मेहनती संघर्ष वाले हो, क्या अगर बैठोगे नहीं तो किसी को बैठने भी नहीं दोगे, कि हम भूखे रहेंगे तो तुमको भी नहीं खाने देंगे। जैसा कि मैंने भी कहा कि सबको लेके चलिए और केवल आज की तारीख में और सब बातें नहीं करने की जरूरत है। मैंने तमाम राज्यों का हवाला दिया आपको, अभी लेटेस्ट है कि कितना संघर्ष हुआ और सबको सफलता मिली। तो इस दिशा पे संघर्ष को बढ़ाइए, इस तरीके बदलिए आंदोलन के और उसको बदल के इस दिशा में ले आइए कि बहुत जल्द हमारी लोकप्रिय सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी की है, वो कुछ ऐसा निर्णय ले कि हम लोग हमेशा इनके मुरीद हो जाएं। तो ऐसा काम भी तो होना चाहिए, क्योंकि अभी तक के मिलने मिलाने से नहीं काम होता। आज तक हम ये कह रहे हैं जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा सा प्रयास करके, एक जितनी भी हमारी यूपी की यूनियन है इनके 2-2 लोग ले लें, एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना के मुख्यमंत्री जी से एक बैठक करवा दें और उसमें प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव वित्त, निदेशक स्थानीय निकाय की बैठक करवा दें। सांसद जो हमारे हैं, हमारे जो राज्य मंत्री जी बनाए गए हैं, और बैठक करवा के उसमें हमारे लोग वहाँ सवाल जवाब कर लें और मुख्यमंत्री जी जायज मांगों को पूरा कर दें। बहुत छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा हमारे भाजपा में जो सम्मानित लोग हैं। वही बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने आज तक एक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। और बरेली में माननीय रामचंद्र वाल्मीकि जी का बयान मैंने लखनऊ में पढ़ा था कि दो बार मैं राज्य मंत्री रहा, एक भी फाइल मेरी टेबल पे नहीं आई।
ये मैंने अखबार में दैनिक जागरण में माननीय रामचंद्र वाल्मीकि जी का ये बयान पढ़ा था, इसलिए इस बात का सार्वजनिक उल्लेख कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि कैबिनेट मंत्री जब तक नहीं आपको बनाया जाएगा, राजनीतिक तौर स्तर पर आपके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। बहुत सी बातें और करूंगा समय आने पे। बहुत बहुत धन्यवाद।